आइए हम लोग देखते हैं। वैसे इसके रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? हम लोग समझते हैं। बात कर रहे थे हम लोग स्कीमा डॉट एसक्यूएल पे, ठीक है? स्कीमा डॉट एसक्यूएल में क्या था कि आप यहाँ पर रन टाइम में जैसे शुरू में चाहते हैं कि मेरे कुछ टेबल ऑटोमेटिकली बन जाए, तो आप जो भी क्वेरीज़ यहाँ लिखेंगे, वो तो बना देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? इसके अलावा आप जैसे सपोज़ जो पोजो क्लास बनाते हैं, ये पोजो क्लास बेसिकली सेटर्स और गेटर होते हैं। एक ऐसा क्लास जिसमें आप जो वेरिएबल कुछ यूज़ करते हैं और उसके सेटर गेटर बने करते हैं, तो ये डेटा बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे देखिए, ये फर्स्ट नेम है, तो अगर जिस पेज से मुझे डेटा लोड करना है या जिस पेज से मुझे डेटा इनपुट करना है यूज़र से और उसे कंट्रोलर पे सबमिट करना है, तो उसके लिए हमें जो है ये बेसिकली इसे आप एक मॉडल समझ सकते हैं। नाम दिया गया है स्प्रिंग बूट में कि जो सिंपल क्लास है जिसमें सेटर गेटर बने हुए हैं उसे मॉडल कहा गया है। ठीक है? तो मॉडल बाइंडिंग का काम जो है ना यहाँ पे हम कर रहे हैं मॉडल एट्रिब्यूट के थ्रू। फिर से समझिएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। मेरा कंट्रोलर जो है, ठीक है? ये कंट्रोलर जब रेंडर कर रहा है और अगर मेरे पेज में मैं कुछ इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से, एंट्री करा रहा हूँ यूज़र से, तो सबमिट करने के बाद उस फॉर्म का डेटा जो है वो भी हमारे कंट्रोलर पे मिलना चाहिए। कंट्रोलर कोई-सा भी हो सकता है, सेम कंट्रोलर कॉल हो सकता है या फिर कोई दूसरा कंट्रोलर। यहाँ पर मैंने एक दूसरा कंट्रोलर लिया है कि इस कंट्रोलर पे जो भी यूज़र एंट्री करे वो डेटा मिलना चाहिए। तो इस वाले कंट्रोलर पे अब किया क्या है देखिए इसको बाइंड कर दिया है इस मॉडल से और ये मॉडल जो है वो किसको रेफर कर रहा है जब पेज रेंडर हुआ था तो इस वाले को। बाकी स्प्रिंग ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा, आपको कुछ भी मैप करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि इस मॉडल के अंदर देखिए इस मॉडल के अंदर जो नेम है वो और जो आप जेएसपी पे जो नेम यूज कर रहे हैं वो पाथ का, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये भी लाइक एचटीएमएल टैग ही है, ठीक है? लेकिन ये है क्या कि बेसिकली स्प्रिंग बूट ने अपना टैग्स दे रखा है कि इनपुट के लिए आपको इस तरह का यूज़ करना है, टेक्स्ट एरिया के लिए अलग है। मिलता-जुलता है लेकिन एचटीएमएल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये और ईज़ी ही है। एचटीएमएल में आपको लिखना पड़ता था इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू दिस, वैल्यू इक्वल टू दिस। यहाँ पे सिंपली फॉर्म इनपुट लिखकर इनपुट का मतलब ही हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैंने दे दिया फॉर्म रेडियो बटन तो उसका मतलब हो गया कि रेडियो बटन। फॉर्म सिलेक्ट अगर दे दिया तो उसका मतलब है कि चेक बॉक्स। ठीक है? अभी हम लोग फिलहाल इनपुट का देख रहे हैं तो इनपुट को पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फिर बाकी टैग्स भी देखेंगे। ठीक है? तो अब हम लोगों ने इसको समझ लिया कि मेरा ये पेज जो है वो डेटा कैरी करने का काम करेगा और जब मैं इसको सबमिट करूँगा यानी सेव को कॉल करूँगा तो मेरा ये कंट्रोलर कॉल होगा सेव रिजर्वेशन डिटेल्स। ये क्या करेगा मेरा कंट्रोलर ये है, यहाँ पे जाके इसको सर्च करेगा। यहाँ पर ये जैसे ही सर्च करेगा तो यहाँ पर इसे ये कंट्रोलर मिल गया। यहाँ तक तो पहुँच गया हमारा यूआरएल सबमिट पे क्लिक करने पे। अब आगे क्या करेगा? यहाँ पर देखिए एक सेव और अपडेट नाम का मैंने मेथड कॉल कर रखा है और ये ऑब्जेक्ट कैसे किसका है? ये ऑब्जेक्ट मैंने इस रिजर्वेशन सर्विस का बना रखा है। अब ये हो गया आपका सेकंड कांसेप्ट, ठीक है? पहला कांसेप्ट तो आपका था कि कंट्रोलर कैसे कॉल हुआ, अगर मैंने यूआरएल हिट किया तो। दूसरा कांसेप्ट आपका ये था कि जेएसपी मेरी कैसे कॉल हुई और किस लोकेशन से कॉल हुई। जिसकी सेटिंग मैंने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आपको दिखाई थी वेब आईएनएफ करके। थर्ड कंसेप्ट ये था कि अगर मेरे पेज में कोई इनपुट फील्ड है तो वो डेटा कैरी करने का काम कैसे करेगा। तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल के अंदर जो मेरा नेम है वेरिएबल का वही हम लोग यहाँ रख देंगे और मॉडल एट्रीब्यूट का बाइंडिंग कर देंगे, डेटा बाइंडिंग कर देंगे। बेसिकली यहाँ से रेफर किया और डेटा बाइंडिंग कर दिया। तीन कंसेप्ट तो ये हो गया, ठीक है? अब चौथा कंसेप्ट आपका जो आता है सॉरी, चौथा कंसेप्ट जो आपको आता है कि अब मेरा पेज जो सबमिट हुआ और उसने जो डेटा कैरी किया, ठीक है? ये जो ये जो मॉडल एट्रीब्यूट है ना, ये रिजर्वेशन, ये बेसिकली क्या करेगा कि इन सब को बाइंड करेगा रिजर्वेशन मॉडल में और इसके पास एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा। अब इस रेफरेंस के अंदर सारे सेटर गेटर आपको मिल जाएंगे। देखिए आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले कि डेटा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग सेव का वर्क हटाते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग
पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाक़ई में जो हम लोग फॉर्म में एंट्री कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू हमें यहाँ मिल रहा है? यानी कंट्रोलर जो है वो उसको बाइंड कर दे रहा है उस डेटा को? अभी हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों के पास रिजर्वेशन वो मॉडल है, उसका ऑब्जेक्ट है res डॉट गेट फर्स्ट नेम, और यही चीज़ हम लोग कॉपी करके हम लोग गेट कर लेते हैं। शुरू में देखिए, शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसमें कोड करना काफ़ी आसान है, ठीक है? बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। बाकी सारे काम जो है ये खुद से ही कर दे रहा है स्प्रिंग बूट। बाइंडिंग के लिए आपको सेटर गेटर कॉल करके एक दूसरे में मैप की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली ला के दे देगा। आप इसको टेबल में सेव कीजिए, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन कीजिए, जो करना है वो कीजिए, आपको ये ऑटोमेटिकली ला कर दे देगा। तो अभी हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि अगर मेरा रिजर्वेशन फॉर्म ओपन हुआ और उसमें मैंने कुछ डेटा एंट्री की, तो वो सेव करते वक़्त मुझे कंट्रोलर पे मिल रहा है कि नहीं? उसके बाद हम लोग इसको टेबल में सेव करने का काम करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग इतना समझते हैं और इसको रन करते हैं एक बार। सो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन हो गया है। अब मैं स्विच कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका स्क्रीन ब्लैंक हो। ठीक है? तो मैंने क्या किया कि रिज़र्वेशन होम जो है वो ओपन किया, जो मेरा लैंडिंग पेज था वेरी फर्स्ट, ये मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्लिक मेन्यू दे रखा है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका बुकिंग पेज ओपन हो जाएगा। बुकिंग पेज में भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैंने केवल 2 फ़ील्ड लिए हैं, एक में फर्स्ट नेम, एक में लास्ट नेम, ठीक है? सपोज़ मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ विकास यादव, ठीक है? मैंने ये एंटर किया। अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ, तो मेरा कंट्रोलर कॉल होगा सेव रिज़र्वेशन का, और ये दोनों डिटेल मुझे कंसोल पे मिलने चाहिए। मैंने सबमिट पे क्लिक किया। देखिए, ये पेज पे डिस्प्ले करने का बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंसोल पे हमारा आया कि नहीं। आपके सामने एसटीएस विंडो ओपन हो गया है? क्या आप लोग एसटीएस विंडो यस देख पा रहे हैं? ओके, ठीक है। यस सर, देखिए, यस सर। तो सेव में नीचे दिख रहा है सर, नीचे। हाँ, ये देखिए नीचे ये जो मैंने प्रिंट कराया है, ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल गई, ठीक है? इसको अब हम लोग थोड़ा-सा इस थ्योरी को एक पेज पे समझने की कोशिश करते हैं, कि क्या हुआ है अभी। अभी आपके सामने एक ब्लैंक पेज अपीयर हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या किया कि मेरा एक मॉडल बना, मेरा मॉडल। मॉडल बेसिकली क्या होता है? एक सिंपल क्लास फाइल हो गया है, जावा क्लास फाइल, जिसके अंदर मेरे कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है? जो और उनके सेटर गेटर बने हुए हैं, ठीक है? जैसे ही मेरा जो जेएसपी पेज है मेरा जो जेएसपी पेज है, ठीक है? इस मॉडल को मैंने इसके साथ बाइंड करने का काम कर दिया है।
कंट्रोलर के थ्रू बाइंड करने का काम कैसे किया था मैंने, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट का यूज करके, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, ठीक है, कोड में लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब मैं ये आपको ये वर्क स्पेस आज प्रोवाइड कराऊंगा। आप प्लीज गो थ्रू कीजिएगा इसको वन बाय वन, ये वीडियो रन करके देखिएगा और वन बाय वन अपने पैकेज में इसको ओपन करके देखिएगा कि कहाँ पर ये चीजें बताई गई है। ठीक है, तो मॉडल डॉट एट एट्रीब्यूट और इन दोनों के बीच कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पर पाथ यानी कि टेक्स्ट बॉक्स, अगर एग्जांपल लें तो टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है, जो नेम है पाथ में, वो इक्वल टू होना चाहिए जो इसके अंदर वेरिएबल है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है कि इसका नाम और इस पाथ का नाम इक्वल हो। बाकी इनके बीच में रिलेशन और डेटा बाइंडिंग, डेटा कैरी करने का काम स्प्रिंग का है, वो आपकी हेडक नहीं है, वो काम है हमारे स्प्रिंग बूट का। उसके लिए आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कंट्रोलर कॉल करेंगे पोस्ट का, जो कि इस फॉर्म को सबमिट करने का काम करेगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके मॉडल ऑब्जेक्ट में, आपके मॉडल ऑब्जेक्ट में ये डेटा मिल जाएगा। अब आप उसके ऊपर चाहें तो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। देखिए, यहाँ पर मैंने सेव करने का एक कोड लिखा है, आपके सामने अभी STS विंडो ओपन हुआ होगा, जहां से मैंने एक लाइन को अनकमेंट किया है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा जो है वो सर्विस ऑब्जेक्ट है। अब अभी तक जो है आप ये देख रहे थे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाना हो तो मुझे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्प्रिंग हमें एक फीचर देता है ऑटो वायर्ड करने का। ऑटो वायर्ड का मतलब हो गया कि जब मेरा स्प्रिंग इनिशियली बूट करता है तो स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है कि जितने भी मेरे सर्विस हैं, कंट्रोलर हैं, इन सब का ऑब्जेक्ट जो है या बीन जो है वो क्रिएट करके अपने पास रख लेता है। ये हर बार नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, या अगर नया ऑब्जेक्ट हर बार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उसके लिए प्रोटोटाइप होते हैं, कुछ स्कोप होता है, वो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए। अभी आप ये समझिए कि न्यू ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है स्प्रिंग कंटेनर के पास, हमें उसे यूज करने के लिए सिर्फ @ऑटो वायर्ड करना पड़ता है, उसकी ऑटो वायरिंग करनी पड़ती है अपने कंट्रोलर में। दैट्स ऑल, अभी ये याद रखिए। तो इस सर्विस के अंदर मैंने एक सेव मेथड कर रखा है, सेव और अपडेट। एक बार इस सेव और अपडेट मेथड के अंदर देखते हैं कि क्या हो रखा है। ठीक है, अभी तक आपने सोचा होगा कि सर उन सबको गेट करेंगे, कॉलम में बाइंड करेंगे, उसके बाद डेटा सेव करेंगे, है ना, इंसर्ट में यही तो करते हैं। लेकिन वो आपका जो है वो सिंपल डेटाबेस हो गया। ये आपका जो है वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर तो इसने क्या किया है कि आपका जो मॉडल आया है उस मॉडल को इसने रेपोजिटरी के थ्रू, अब रेपोजिटरी क्या होता है, एक नया टर्म आ गया, अभी इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी पहले जिस फ्लो में चल रहे हैं वो चलते हैं कि सेव कैसे हुआ। कंट्रोलर से सर्विस के थ्रू मैंने सेव का मेथड कॉल किया और इसके अंदर मैंने वो ऑब्जेक्ट पास किया जिस ऑब्जेक्ट में मेरा डेटा आ रहा है। ठीक है, यहां से जब ये सर्विस में गया, सर्विस के अंदर गया तो इसने रेपोजिटरी फीचर का यूज किया। ठीक है, इसके लिए अभी बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब इसने इसका सेव मेथड कॉल किया, ठीक है, तो इसने क्या किया बेसिकली कि टेबल के अंदर जाकर मेरा डेटा जो मैंने एंट्री की थी उसको सेव कर दिया। आप कहेंगे सर कहीं तो हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी ही नहीं, फिर कैसे ये डेटा सेव होगा। अभी आपके सामने ही ये डेटा सेव होगा। देखिए, मैंने अभी ये अनकमेंट किया है, अभी मैं इसको दोबारा पहले रन कर लेता हूँ। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट हम लोगों ने रन कर लिया है। आपको नीचे कंसोल पे दिख रहा होगा कि एक एक करके जो इसके स्टार्टिंग करते वक्त जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इनिशियल वर्क इसे जो करने होते हैं वो ये कर रहा है। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने H2 डेटाबेस यूज कर रखा है ऑलरेडी। देखिए, हम लोग MySQL डेटाबेस भी कर सकते हैं यूज, H2 डेटाबेस भी कर सकते हैं, पोस्टग्रेस भी कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट रिलेशनल का फायदा ये है कि कल को आपको अगर MySQL या पोस्टग्रेस वगैरह यूज करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू सारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं। आपको केवल एप्लीकेशन रिसोर्स बंडल में चेंज करना होगा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल।
ठीक है, बाकी बेसिक फॉर्म ऑब्वियसली डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे देखिए, चूंकि हम लोगों ने H2 डेटाबेस यूज किया था, इसलिए इसने देखिए H2 कंसोल अवेलेबल भी करा दिया है, ठीक है। अभी हम लोग अपने उस वर्क पे आते हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने डेटा इंटर किया और वो टेबल में सेव होना चाहिए। जैसे ही मेरा एप्लीकेशन रन हुआ, तो सबसे पहले मेरे पास जो है, हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या मेरा टेबल बन गया है रिजर्वेशन, जिसके लिए मैंने ये एंटिटी क्रिएट किया था। चलिए, मेरा रिजर्वेशन टेबल तो बनकर रेडी है। क्या अभी इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड है? हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने रन बटन पे क्लिक किया है। अभी इसने दिया है नो रोज, यानी इसके अंदर अभी कोई भी रो नहीं है। रिजर्वेशन होम क्लिक किया, मेरे सामने फॉर्म अपीयर हुआ। काश, यहाँ पे अब मैं सबमिट करने का काम कर रहा हूँ। सबमिट करते ही मैं देखिए एसटीएस पे क्लिक कर रहा हूँ विंडो पे। एसटीएस आपके सामने अपीयर हुआ होगा। सेव रिजर्वेशन मेथड कॉल होगा। इसके अंदर ये जो है, ये इस सेव पे कॉल करेगा, ठीक है। सेव पे कॉल करने के बाद ये जो है अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा टेबल के साथ, और वहाँ इसको रेफर करेगा और स्टोर कर देगा इसके डेटा को, जो भी इसमें डेटा है, ठीक है। तो मैं अब ब्राउज़र पे आ गया हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं देखिए सबमिट बटन पे अब क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, कंसोल पे आइए देखते हैं पहले। कंसोल पे कोई भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। अब हम लोग फिर से ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आकर हम लोग अपने टेबल में चेक करते हैं कि क्या अब डेटा है कि नहीं। आपके सामने देखिए H2 कंसोल अपीयर हो गया होगा, जहाँ से हम लोग अपने टेबल्स को, डेटाबेस के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब मैंने जब रन किया तो यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्ड की एंट्री हो गई है। आप देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो ये था कि मैंने एक डेटा कैसे इंसर्ट कराया टेबल में, ठीक है। तो इस रिपोजिटरी के बारे में बता रहे थे सर कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी उस पे आएँगे। पहले आप लोगों ने ये देख लिया कि ये स्टोर कैसे हुआ? हाँ मतलब सर, देख रहे हैं। कौन-कौन से मेथड्स कॉल हुए, ये सब आपने देख लिया। फ्लो बेसिकली, फ्लो आप समझ गए कि कैसे-कैसे आया? मैं किसी से पूछ सकता हूँ आप लोगों से? मैंने एक फ़ील्ड और ऐड कर दिया फ्रॉम स्टेशन, ठीक है? तो अब मुझे कहाँ-कहाँ चेंज करना पड़ेगा? एक तो लास्ट नेम सर। हाँ, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सपोज़ मैं अपने वेरिएबल का नाम रखता हूँ फ्रॉम स्टेशन, ठीक है? अब ये वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी बाइंडिंग तो चूँकि मेरे मॉडल से है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मुझे इस मॉडल में भी ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो मॉडल पे मैं ऐड करता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का लेता हूँ, और ये फ्रॉम स्टेशन मैंने कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये मॉडल मेरे टेबल के लिए भी यूज़ हो रहा है। यानी जहाँ पर ये रिकॉर्ड सेव होगा, उसका कॉलम भी बना होना चाहिए टेबल में, तो उसके लिए मेरा कॉलम एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा कि मेरा एक टेबल के अंदर जो है मेरा एक कॉलम और ये बन जाएगा, ठीक है? अभी हम लोग ये देख लेते हैं। हाँ, ये यहाँ तक मेरा काम हो गया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं, एक बार इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, फ्रॉम स्टेशन से टू स्टेशन भी हो सकता था। बिल्कुल, अभी मैंने सिंपली एक फ़ील्ड ऐड किया, अभी हम लोग ऐसे कई फ़ील्ड ऐड करेंगे, ठीक है? मतलब जितना की रिक्वायरमेंट रहेगा। जितने की हमारी रिक्वायरमेंट है हम लोग उतना ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट में टाइप कौन-कौन सा होगा? या तो वो टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, या तो चेक बॉक्स हो सकता है, या तो रेडियो होगा। एचटीएमएल कंपोनेंट यही तो होते हैं किसी भी फॉर्म में। आप कोई सा भी फॉर्म देख लीजिए,
तो उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की तरह हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकते हैं, रेडियो में होगा, कॉम्बो होगा, टेक्स्ट एरिया होगा, हिडन फील्ड होगा, यही सब चीजें तो होती है। तो अगर हम इन सब का एक बेसिक फॉर्म पे अपनी हैंड्स ऑन कर लेते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जैसा भी फॉर्म चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं और अपने फिर से इस पेज को कॉल करते हैं। रिजर्वेशन फॉर्म को कॉल किया हम लोगों ने, हम लोगों का रिजर्वेशन फॉर्म आ गया। कंसोल चेक करते चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक शेयर किया। अच्छा, सेटर गेटर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नहीं बनाया था, इसलिए इसने एरर दिया। देखिए क्या चीज सर? यहाँ पर एक एरर आया है कि इसका सेटर और गेटर मेथड जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोगों का जो ये बाइंडिंग है, इसमें हमारे जितने भी फील्ड्स है इन सब का देखिए सेटर गेटर है बना हुआ नीचे। हाँ ये सेटर गेटर है, सेट और गेट ये जो बनाते हैं ना, ये सेटर गेटर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा फ्रॉम स्टेशन है इसका सेटर गेटर बनाते हैं। इसके लिए सोर्स में जाएंगे और जनरेट सेटर गेटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटर गेटर बना देगा। ये देखिए हमारा सोर्स स्टेशन का फ्रॉम स्टेशन का बन गया। वो अब हम, स्ट्रिंग गेट लास्ट नेम लिखना। हाँ, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सोर्स के अंदर जनरेट गेटर सेटर मेथड का ऑप्शन होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अपने आप ये बना देगा। ठीक है, हम लोग इसको अब दोबारा रन करते हैं। थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएगा, आप लोग फिर खुद ही इतनी स्पीडली इसका डेवलपमेंट शुरू कर देंगे ना, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल की चीजें अपने आप स्प्रिंग बूट हैंडल करता है। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, आपका आपके सामने क्रोम पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टेशन तीन चीजें आ गई। ठीक है, तीन टेक्स्ट फील्ड आ गए। अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि अपने H2 कंसोल पे चेक करते हैं कि क्या मेरे पास टेबल में ये बन गया है। बन गया है ये, देखिए। ठीक है, ये कॉलम बनकर रेडी है फ्रॉम स्टेशन। पहले नहीं था ना, पहले सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, फ्रॉम स्टेशन नहीं था। ठीक है, अभी ये फ्रॉम स्टेशन भी बनकर अपीयर हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एंट्री करने का काम करते हैं। यादव फ्रॉम विच प्लेस, क्या नाम दे दूं? टाटा नगर। चलिए, टाटा नगर। ठीक है, अभी हम लोग इसको सबमिट करने का काम करते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पर दो चीज आ गई, तीसरा अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है। अभी मैंने ये पेज आपको एक्सप्लेन किया नहीं है। ठीक है, अब हम लोग टेबल में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल सेव हो गई। यस सर। अब आपने देखा कि स्प्रिंग बूट की पावर, स्प्रिंग बूट हाईलाइट किया है। स्प्रिंग के टैग्स यूज करने के लिए आपको ये टैगलिब लाइब्रेरी जो है वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, और वो यूज करने के बाद इसका जो फॉर्म टैग है, इसका जो फॉर्म टैग है, पहले हम लोग उसको वन बाय वन समझते हैं। अगर मेरे पास सपोज इनपुट फील्ड है, तो मैं फॉर्म इनपुट यूज करूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज फॉर्म इनपुट नहीं है, मेरे पास सपोज यूज करना है रेडियो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रेडियो। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हुए चला जाता हूँ सो दैट आपको आसानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा इसने इसका प्रीफिक्स दे रखा है फॉर्म, इसलिए हम लोग फॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ और नेम देंगे, तो हम यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे। ये जो फॉर्म है ना, ये बेसिकली हमने प्रीफिक्स यहाँ दिया है, वही यूज कर रहे हैं। तो अगर मुझे कोई रेडियो बटन बनाना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्म रेडियो, इतना लिखने के बाद आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ये अपने आप आपको सजेशंस दे देगा। ठीक है, फॉर्म रेडियो बटन।
पाथ, ठीक है। सपोज मैं रेडियो बटन में पाथ ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले सारे सारे कंपोनेंट समझ लेते हैं। ये तो हुआ रेडियो के लिए। अगर मुझे रेडियो के बाद सपोज अगर मुझे बनाना हो, पहले सिंगल एलिमेंट का समझते हैं, फिर लिस्ट के थ्रू आइटरेशन का समझेंगे। अगर मुझे चेकबॉक्स बनाना हो, ठीक है, अगर मुझे अपने पेज पे चेकबॉक्स बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्म चेकबॉक्स पाथ, दैट्स ऑल, ठीक है। इतना ही करना होगा हर बार। अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में चेकबॉक्स के अलावे सपोज मुझे बनाना हो कॉम्बो, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, कॉम्बो के लिए मैं करूँगा सिलेक्ट पाथ इक्वल टू जो भी है, इसको हटाएंगे, ठीक है। कॉम्बो हो जाएगा। अभी और है, इसके अंदर हम लोग करेंगे फॉर्म ऑप्शन नेम इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू इक्वल्स एंड लेबल इक्वल्स, ठीक है। डबल इक्वल। कहाँ पर डबल इक्वल? नहीं सर, दिया हुआ था वो दिया अच्छा हुआ अच्छा है इसीलिए अच्छा बोला अच्छा, था। ठीक है। अगर अपने फॉर्म में मुझे बनाना हो सपोज चेक, ये तो हो गया मेरा कॉम्बो का। कॉम्बो के अलावे अगर मुझे सपोज बनाना हो पासवर्ड टाइप का, ठीक है, पासवर्ड टाइप का बनाना हो अगर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्म कॉलन पासवर्ड। चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल इतना रेंडर करके देखते हैं अपने पेज पर। लेकिन लेकिन अगर मुझे रेंडर करना हो तो मुझे हर एक के लिए एक करस्पॉन्डिंग सेटर गेटर में जो वेरिएबल है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज इसका मैं देता हूँ str रेडियो, और यही नेम हम लोग जो है वो यहाँ भी बना लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या यूज किया है, अच्छा सर। हाँ बताइए। सर वो जो रेडियो पाथ बना रहे थे, कॉम्बो पाथ बना रहे थे, वो सब जो जितना भी सारे पाथ बना रहे थे, मतलब किसके लिए बना रहे थे सर? जो नहीं ये टेबल क्रिएट करने के लिए क्या सर उसमें? नहीं, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि देखिए आपका जो भी फॉर्म बनता है, जैसे आपने कहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर देखा होगा, तो जितना भी फॉर्म बनता है उसमें कंपोनेंट यूज होते हैं एचटीएमएल के, है ना। जैसे आपके सामने अगर पेज, मैंने अभी ब्राउजर ओपन किया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं या किसी भी फॉर्म की बात करूं मैं, यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ मैंने इनको क्लिक किया और जनरेट बटन पे क्लिक किया, तो आपका सेटर और गेटर ये बनकर देखिए रेडी हो गया, एसटीआर रेडी होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक। यस सर। अब इसको एक नेटवर्क प्रॉब्लम इसी वजह से। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा स्लो है, बट चूंकि इतना इंपॉर्टेंट क्लास है कि मैं इसको मिस नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट का फाउंडेशन क्लास है। आपको ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं अभी मैं आपको चेंजेस देने वाला हूँ। आप इसमें कल चेंजेस करके लाएंगे और आप लोग अपने प्लीज लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा कल, अगले क्लास में मेरे लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आप दिखाइएगा कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। आप हैंड्स ऑन करके देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। वन मोर थिंग, क्या आप लोगों में से सभी ने एसटीएस इंस्टॉल कर लिया है ना? किसी को इंस्टॉलेशन तक को तो कोई दिक्कत नहीं है?